गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज वेदा। ये जो हमारा कोर्स है ये AZ 700 का कोर्स है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली नेटवर्किंग ऑन एज्योर समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को हम लोग एक इंट्रोडक्शन के साथ। ऑल राइट, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट प्रेजेंटेशन ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन लेंगे इस कोर्स के बारे में और थोड़ा सा मेरे बारे में भी। राइट, सो हाय गाइस, मेरा नाम मयंक कालरा है। मैं MCT, MCSA, एजर एडमिनिस्ट्रेशन, MTA, CEH, AZ 700 और मेरे पास कुछ और सर्टिफिकेशंस भी हैं। आप लोग मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके चेक भी कर सकते हैं मेरे बारे में अगर आपने और जानना है तो। मेरे टेक्निकल एक्सपीरियंस में मुझे ये चांस मिला है हमेशा कि मैं लाइव एनवायरनमेंट में काम कर सकूं। और अभी यहाँ पर मैं इसलिए आया हूँ ताकि वो सारी चीजें जो मैंने लाइव एनवायरनमेंट में सीखी हैं वो मैं आप लोगों को सिखा सकूं, आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। टीचिंग मेरा पैशन है और जो स्ट्रगल मैंने फेस की है अपनी लाइफ में मैं नहीं चाहता कोई और फेस करे। मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग फेस करो, इसलिए लाइफ को थोड़ा इजी बनाते हैं और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको इस कदर समझते हैं कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। राइट, हम जो कोर्स करने वाले हैं उसके बाद जो रोल आपको मिलेगा वो होगा नेटवर्क इंजीनियर का, क्योंकि हम लोग क्लाउड के ऊपर सारी नेटवर्किंग को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो यहां पर नेटवर्क इंजीनियर के रोल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब होता यह है कि जो एक नेटवर्क इंजीनियर होता है वो डिजाइन और इंप्लीमेंट करता है कोर एज्योर नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, हाइब्रिड नेटवर्किंग कनेक्शंस को, राउटिंग, लोड बैलेंसिंग, प्राइवेट एक्सेस आपकी एज्योर सर्विसेज को कैसे दिया जाता है, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग। इन सब का ध्यान कौन रखता है? नेटवर्क इंजीनियर। यस, आपने सही समझा, राउटिंग भी। अब राउटिंग का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे राउटर लगा देंगे, लेकिन जो भी एज्योर अपने राउट्स को जो भी बनाता है उसको हम कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं ये हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। जो एजर नेटवर्क इंजीनियर होता है वो मैनेज करता है नेटवर्क सॉल्यूशंस फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, रेजिलियंसी, स्केल एंड सिक्योरिटी। तो आपके पास जो इस कोर्स को करने से पहले जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जो कोर एज्योर सर्विसेज के कॉन्सेप्ट्स हैं वो पहले से ही क्लियर होने चाहिए। राइट, सो वन शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑन द कोर एज्योर सर्विसेज। जो एज्योर नेटवर्क इंजीनियर्स हैं वो किस तरह से इंप्लीमेंटेशन करते हैं? वो एज्योर पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं। और जो एक्सपर्ट बन जाते हैं इस मॉड्यूल में या फिर जिनको बहुत अच्छे से एक अच्छी ग्रिप बन जाती है जिनकी, वो लोग पावरशेल का इस्तेमाल करते हैं या फिर एज्योर कमांड लाइन इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं, ARM टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। बट अभी हम बिगिनर हैं, हम लोग एज्योर पोर्टल पे फोकस करेंगे, पर थोड़ा थोड़ा पावरशेल और कमांड लाइन इंटरफेस पे भी देखेंगे किस तरह से हम इन पावरशेल और कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सक्सेसफुल एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर इंजीनियर शुड हैव एक्सपर्ट एज्योर एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो नेटवर्क इंजीनियर्स हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स अच्छी होनी जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि AZ 104 जरूर करो, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है। ओके, इन एडिशन टू एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ नेटवर्किंग, हाइब्रिड कनेक्शंस एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, इसी के साथ साथ आपको नेटवर्किंग फील्ड में हाइब्रिड कनेक्शंस और नेटवर्क सिक्योरिटी की भी नॉलेज होनी जरूरी है। इससे होता पता है क्या है? इससे होता है कि जो भी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं वो जल्दी समझ में आ जाते हैं। अगर हमें जरा से भी हिंट होगी ना कि ये चीज क्या, ऑपरेशन, ये नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है, हाइब्रिड कनेक्शंस क्या होते हैं, जब हमें पहले से पता होगा थोड़ा सा, तो कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होती है। राइट, तो ये कुछ चीजें हैं जो एक नेटवर्क इंजीनियर का पार्ट होता है। राइट, अब कुछ प्री रेक्विजिट्स भी हैं, ऑब्वियसली हर कोर्स की होती हैं, यहाँ पर भी प्री रेक्विजिट्स है। आपको नेटवर्किंग की नॉलेज, जैसे कि TCP IP हो गया, आपको IP एड्रेसिंग की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। DNS के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स क्या होते हैं, फायरवॉल्स और एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए नेटवर्क कनेक्टिविटी मेथड्स के बारे में, जैसे कि VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क,
आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या करता है ये, कनेक्शन को कैसे इनक्रिप्ट करता है ये, कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स ये यूज करता है, तो इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए. You should also have an understanding of software defined networking and understanding resilience and disaster recovery, including high availability and restore operations in regards to networking. कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं भी नॉलेज चलेगा, कोई कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे ही करेंगे और ट्राई करूंगा कि जितना कोर हो सके उतना मैं आपको कोर से करवा सकूं. ओके तो हमारे पास इस कोर्स के अंदर 8 मॉड्यूल्स हैं. वी हैव 8 मॉड्यूल्स. हम इनके जो मॉड्यूल्स हैं वो काफी बड़े हैं, तो एक दिन में एक मॉड्यूल शायद फिजिबल ना हो, राइट. जैसे आज हम जो मॉड्यूल कवर करेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन टू एज्योर वर्चुअल नेटवर्क्स. अब जरूरी नहीं है कि ये मॉड्यूल एक दिन में खत्म हो सके, बिकॉज ये काफी लंबे मॉड्यूल्स हैं. तो जितना हो सके उतना करेंगे, ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालेंगे. ये कोर्स चलेगा आपका 1 to 2 months. ठीक है, 1 से 2 महीना ये कोर्स चलने वाला आपका, राइट. एंड डेफिनेटली इसको धीरे धीरे ही करना बेटर है. एकदम से अगर मॉड्यूल के पीछे भागेंगे खत्म करना तो फिर वो चीज नहीं क्लियर हो पाएगी. तो हमें स्लोली स्टेडिली प्रैक्टिकल्स को भी टाइम देना और थ्योरेटिकल पोर्शन भी समझना हमें. ओके तो ये हमारे पास 8 मॉड्यूल्स हैं, आप देख सकते हैं. तो हम जो आज मॉड्यूल करेंगे वो मॉड्यूल नंबर 1 होगा. अगर आप एग्जाम देने का सोच रहे हैं AZ 700 का, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आने की, लाइक आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेशन है, एस्टिमेशन है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पूरे कोर्स को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है और ये उसकी वेटेज है. वेटेज का मतलब है जितनी ज्यादा वेटेज उतने ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर. यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 25 to 30%, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी मॉड्यूल में से आने की संभावना है, राइट. तो जब आप प्रिपेयर करेंगे आपको ये पता होगा कि कौन से मॉड्यूल पे आपको ज्यादा फोकस करना है. तो यहाँ पे 5 सेक्शंस हैं. सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटिंग राउटिंग पे आता है, राइट. तो जस्ट इन केस अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो ये चीज आपको पता होनी जरूरी है. ओके दैट वॉज अबाउट द इंट्रोडक्शन. एक बेसिक इंट्रोडक्शन थी, आपको ये पता लग गया कि आपके कौन कौन से मॉड्यूल है जो आपने कवर करने हैं. अब हम सीधा चलेंगे हमारे फर्स्ट मॉड्यूल पे, बिकॉज आप एक एडवांस्ड कोर्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि एज्योर का फ्री अकाउंट कैसे बनाते हैं. इन एनी केस अगर आपको नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे बता देना, मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर लूंगा कि किस तरह से एक फ्री अकाउंट बनाया जाता है. बाय द वे आप में से किस किस को फ्री अकाउंट बनाना नहीं आता? यू कैन टेल मी इन चैट बॉक्स. कौन कौन है जिसको फ्री अकाउंट नहीं बनाना आता, या जिसने पहले कभी नहीं बनाया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता सकते हैं. सबने बनाया हुआ है, दैट्स ग्रेट. फिर तो बहुत अच्छी बात है अगर सबने बनाया हुआ है. तो हम यही करेंगे कि हम फ्री अकाउंट का जो है प्रोसेस वो रहने देते हैं, बिकॉज हमें ऑलरेडी आता है. लेकिन अगर किसी को नहीं भी आता होगा, डोंट वरी, आप प्लीज मुझे पिंग कर देना, मैं आपको जो वीडियो है फ्री अकाउंट बनाने की वो शेयर कर दूंगा आपके साथ. ओके चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट मॉड्यूल की तरफ, जो कि है इंट्रोडक्शन टू एज्योर वर्चुअल नेटवर्क्स. वर्चुअल नेटवर्क को बहुत ही बारीकी से समझना हमने, एक एक चीज, कौन सी चीज क्यों हो रही है, ये हर चीज हम समझेंगे वर्चुअल नेटवर्क के अंदर. अब इस अकेले मॉड्यूल के अंदर आप देख सकते हैं 9 लेसन्स है. वी हैव 9 लेसन्स. सो हम लोग ज्यादा नहीं, बस हम लोग 7th लेसन तक करेंगे आज, फ्रॉम 1st to 7th. टाइम जितना मर्जी लगे, मतलब ऑब्वियसली अप टू 2 hours, बट मैं ज्यादा नहीं करवाऊंगा, सिर्फ 7th लेसन तक करवाऊंगा, जहां पे कुछ प्रैक्टिकल्स भी शामिल है बीच में. आप देख सकते हैं जो एक्सरसाइज है इसका मतलब प्रैक्टिकल्स है, राइट. तो हम प्रैक्टिकल्स भी करेंगे, थ्योरेटिकल भी पढ़ेंगे, एक एक चीज को प्रॉपरली क्लियर करेंगे हम लोग, राइट. चलिए स्टार्ट करते हैं. एक्सप्लोर एज्योर वर्चुअल नेटवर्क्स.
देखिए, वर्चुअल नेटवर्क क्या होता है? वर्चुअल नेटवर्क एक नॉर्मल नेटवर्क की तरह है, जैसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने घर में कंप्यूटर के साथ जो भी आप कम्युनिकेशन करते हैं, वैसा ही एक नेटवर्क वर्चुअल नेटवर्क की तरह होता है। आप अपने वर्चुअल नेटवर्क के अंदर अपनी वर्चुअल मशीन्स को रख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक सिंपल डायग्राम दिखाता हूं। मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ डायग्राम, ये देखिए, बहुत ही सिंपल डायग्राम है। यहां पे जरा गौर फरमाना। मेरे पास दो वर्चुअल नेटवर्क है, एक का नाम है VNet 1 और एक का नाम है VNet 2। अब नेटवर्क्स इस तरह के होते हैं, 10.0.0.0 या 11.0.0.0, कुछ भी हो सकता है, राइट। ये जो हमारे पास रेंज होती है एज्योर में, इसको हम बोलते हैं एड्रेस स्पेस। क्या बोलते हैं? एड्रेस स्पेस। हम लोग बोलते हैं कि VNet 2 की एड्रेस स्पेस क्या है? 11.0.0.0/16। VNet 1 की एड्रेस स्पेस क्या है? 10.0.0.0/16। ठीक है। अब कोई भी नेटवर्क आप बनाओ, उसमें मिनिमम 1 सबनेट होना बहुत जरूरी है। एक सबनेट का होना बहुत जरूरी है उसके अंदर। बिना सबनेट के आप किसी भी मशीन को आप अपने वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट नहीं बना सकते। सो नो मैटर आप नेटवर्क की एड्रेस स्पेस जो भी रख रहे हैं, एक सबनेट का होना बहुत जरूरी है गाइस। जैसे इस केस में मेरे पास सिर्फ एक सबनेट है, ये वाला। इस केस में मेरे पास दो सबनेट है, 10.0.0.0/24 और 10.0.1.0/24। आई होप आप लोगों को पहले से पता होगा ये चीज का कि सबनेट क्या होता है, कि ब्रेकिंग अप ऑफ अ लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स, इनटू स्मॉलर नेटवर्क्स। सो ये लार्ज नेटवर्क है, हमारे पास बड़ा नेटवर्क है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, उसको हम बोलते हैं सबनेट्स। तो आप देख सकते हैं इसके मैंने दो सबनेट बना दिए, आप 3 4 5 6 जितने मर्जी बना सकते हैं। तो इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना है, इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। अब वर्चुअल नेटवर्क क्या क्या कर सकता है? वर्चुअल नेटवर्क की हेल्प से हम लोग इंटरनेट पे बात कर सकते हैं। जैसे कोई भी मेरी वर्चुअल मशीन है, अगर मैं चाहता हूं ये वाली वर्चुअल मशीन ये इंटरनेट से कम्युनिकेट कर दे, तो कैसे होगा? वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू। अगर हम इस मशीन को वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट बनाएंगे, तो हम इंटरनेट से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन एज्योर रिसोर्सेज, मतलब एक वर्चुअल मशीन दूसरी वर्चुअल मशीन से अगर बात करना चाहे, तो कैसे होगा? वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू। कम्युनिकेशन बिटवीन ऑन प्रेमाइसेस रिसोर्सेज, लेट्स से आपके पास ऑन प्रेमाइसेस एक सर्वर पड़ा हुआ है, जो कि एक डेटाबेस सर्वर है। अगर आप चाहते हैं आपकी वर्चुअल मशीन आपके डेटाबेस से बात करे, तो आप वो भी कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? वर्चुअल नेटवर्क की हेल्प से। फिल्टरिंग ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक, आप अगर ट्रैफिक को फिल्टर करना चाहते हैं कि कौन सा ट्रैफिक आप तक आए और कौन सा ब्लॉक हो जाए, लेट्स से ये जो मेरा सर्वर है ये एक वेब सर्वर है। मैं चाहता हूं इस मशीन पे इंटरनेट से सिर्फ जो पोर्ट नंबर 80 है उसका ट्रैफिक आए, बाकी सारा ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए। तो वो मैं कर सकता हूं वर्चुअल नेटवर्क की मदद से। राउटिंग नेटवर्क ट्रैफिक, मैं अपने ट्रैफिक को कस्टम राउट्स प्रोवाइड कर सकता हूं। आई कैन प्रोवाइड कस्टमाइज्ड राउट्स। जैसे सपोज करिए कि इस वर्चुअल मशीन ने, लेट्स से इस वर्चुअल मशीन ने इस वर्चुअल मशीन से बात करनी है, तो अगर मैं चाहूं तो फोर्सफुली ऐसा कह सकता हूं कि पहले ये यहां पे जाएगी कम्युनिकेशन, फिर ये यहां पे जाएगी, डायरेक्टली ये बात नहीं कर सकते। तो ये जो राउटिंग है, जो आप देख रहे हैं राउट मैं बना रहा हूं, जो मैप बना रहा हूं मैं, वो मैं अपनी मर्जी का बना सकता हूं यहाँ पे। वो कैसे पॉसिबल है? वर्चुअल नेटवर्क की हेल्प से। सो ये सारी चीजें क्या है? कैपेबिलिटीज हैं आपके एज्योर वर्चुअल नेटवर्क की। ओके। अब आपके जो वर्चुअल नेटवर्क का एड्रेस स्पेस है, हम वो जरूर डिस्कस करेंगे। तो चलिए एड्रेस स्पेस को समझते हैं। यहाँ पे एड्रेस स्पेस के अंदर, अगर आप, जब हम नेटवर्क, अभी वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे, तो आप देखेंगे जब भी हम एक सबनेट बनाते हैं,
उसमें कुछ आईपीज ऑलरेडी रिजर्व रहते हैं। मतलब जनरली क्या होता है, हम लोग 1 से लेकर 254 तक जो आईपीज होते हैं वो अलॉट कर सकते हैं, है ना, अपना जो भी हमारे पास एक नेटवर्क होता है उसके अंदर। जैसे क्लास सी का नेटवर्क है तो 1 से लेकर 254 तक आईपीज हम बना सकते हैं, लेकिन एज्योर में ऐसा नहीं होता। यहां पे आप देख सकते हैं कि 5 आईपी एड्रेसेस को रिजर्व करके रखा गया होता है पहले से। सबसे पहला 0, जो कि एक नेटवर्क एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, हम इसको किसी मशीन को नहीं दे सकते। .1, .1 जो होता है वो डिफॉल्ट गेटवे के लिए रिजर्व करके रखा होता है, इसको भी आप किसी मशीन को नहीं दे सकते। .2 और .3 जो होता है वो एज्योर ने अपने डीएनएस आईपीस को वीनेट से जोड़ने के लिए रिजर्व करके रखा होता है। तो इट इज रिजर्व्ड बाय एज्योर टू मैप द एज्योर डीएनएस आईपीस टू वीनेट स्पेस, ये भी नहीं यूज कर सकते। और लास्ट आ गया 255, नेटवर्क ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो कुल मिला के बात यह है कि एज्योर के अंदर आप 4 से लेकर 254 तक आईपीस दे सकते हैं, इसके अलावा नहीं दे पाएंगे। तो जो 5 आईपीस हैं इन्होंने रिजर्व करके रखे हुए हैं। और कुछ रेंजेस अनअवेलेबल भी हैं, जैसे कि 224 की रेंज, ये मल्टीकास्ट के लिए ब्लॉक करके रखी हुई है। 255.255.255.255/32 ये ब्रॉडकास्ट। 127 की रेंज लूप बैक, 169 लिंक लोकल, और 168, 63, 129, 16/32 इंटरनल डीएनएस के लिए। तो ये सारी बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग है जो आपको पहले से पता होना जरूरी है, लेकिन यहां पे एक तरह से रिवीजन हो रही है आपकी, राइट। तो व्हाट इज द वर्चुअल नेटवर्क एड्रेस स्पेस? ये एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके नेटवर्क की, आपका जो भी नेटवर्क है उसकी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये नेटवर्क जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्लाउड पे चलेगा। सो इट इज अ डेडिकेटेड प्राइवेट क्लाउड ओनली वर्चुअल नेटवर्क। इसका आपके ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं है। ये एक डेडिकेटेडली प्राइवेटली क्लाउड पे रन कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड पे रन कर रहा है इसका, और कहीं पे कोई लेना देना नहीं है। आप चाहें तो आप अपने डेटा सेंटर्स को वर्चुअल नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट आपके जो ऑन प्रेमाइसेस डेटा सेंटर्स हैं वो क्लाउड के साथ कम्युनिकेशन कर सकें। और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे जब आप हाइब्रिड क्लाउड सिनेरियोज को एनेबल करोगे। जब आप ऑन प्रेमाइसेस प्लस क्लाउड दोनों को मिक्स करके अगर आप यूज करना शुरू करेंगे तो ये उसको भी सपोर्ट करता है, राइट। ये है हमारी वर्चुअल नेटवर्क एड्रेस स्पेस। ये वही चीज है जो मैंने आपको डायग्राम में बताई थी, ये वाली, दिस, इसी को एड्रेस स्पेस बोलते हैं। ओके। सबनेट्स। अब एक बड़े नेटवर्क को आप टुकड़ों में बांट सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सबनेट। सो अ वर्चुअल नेटवर्क कैन बी सेगमेंटेड इनटू वन और मोर सबनेट्स। आप एक वर्चुअल नेटवर्क से एक या एक से ज्यादा सबनेट्स बना सकते हैं। ये देखिए, सबनेट 0, सबनेट 1, सबनेट 2, गेटवे सबनेट, बहुत सारे सबनेट्स बना सकते हैं आप। ये क्या करता है, ये एक लॉजिकल डिवीजन बना कर देता है आपके नेटवर्क के अंदर। सो अगर आपके पास एक बड़ा नेटवर्क है, उसको छोटे 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 टुकड़ों में बांट देंगे तो वो बन जाएगा सबनेट। और जो सबनेट्स हैं वो इंप्रूव करते हैं आपकी सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, और बहुत ही इजी कर देते हैं अपने नेटवर्क को या सबनेट को मैनेज करना। ऐसा क्यों होता है? देखो, एक सबनेट के अंदर लिमिटेड सबनेट्स होते हैं। ये देखो, एक सबनेट के अंदर लिमिटेड आईपीज होते हैं। ये देखो, इस सबनेट के अंदर सिर्फ 251 आईपीज है मैनेज करने के लिए। तो जब हमारे पास नेटवर्क ही छोटा होगा, ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा होगी, वो सिक्योर रहेगा, ठीक है। और अगर आईपीसी 251 है तो उसको मैनेज करना भी आसान रहेगा, रादर देन जहां पे मेरे पास हजारों में आईपीज हो एक नेटवर्क के अंदर, तो उसको मैनेज करना मुश्किल है। तो डेफिनेटली अगर हमारे पास छोटा नेटवर्क होगा, छोटा सा प्यारा सा नेटवर्क होगा, तो उसकी सिक्योरिटी भी अच्छी रहेगी, परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, और उसको मैनेज करना भी आसान होगा, राइट। एंड ईच सबनेट मस्ट हैव अ यूनिक एड्रेस रेंज। ऑब्वियसली आपके पास हर सबनेट के पास एक एड्रेस रेंज होनी चाहिए, और ये आपको ध्यान रखना है कि एक एड्रेस रेंज दूसरे एड्रेस रेंज से ओवरलैप ना करे।
वैसे आप करना चाहेंगे तो एज्योर आपको मना कर देगा, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि एक एड्रेस रेंज दूसरी एड्रेस रेंज को ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। अगर कोशिश करेंगे तो एज्योर वैसे ही आपको मना कर देगा, राइट। जब भी हम अपने एज्योर के अंदर हम लोग एक लेट्स से वर्चुअल नेटवर्क बनाते हैं, हमारे पास दो तरह के आईपी एड्रेस देने की सुविधा होती है हमारे वर्चुअल नेटवर्क में। एक होता है प्राइवेट आईपी और एक होता है पब्लिक आईपी, राइट। प्राइवेट आईपी आप एज्योर में कहां कहां दे सकते हैं। आपका जो प्राइवेट आईपी है, आपको अच्छे से पता है प्राइवेट आईपी का मतलब होता है जो कि इंटरनेट पे राउटेबल नहीं होता। मतलब प्राइवेट आईपी को आप इंटरनेट पे नहीं चला सकते, वो सिर्फ लोकल कम्युनिकेशन करने के लिए यूज होता है, राइट। जो आपका प्राइवेट आईपी है, एज्योर में आप अपनी वर्चुअल मशीन के साथ अटैच कर सकते हैं, इंटरनल लोड बैलेंसर के साथ और एप्लीकेशन गेटवे के साथ। आप सिर्फ इनके साथ अटैच कर सकते हैं और प्राइवेट आईपी कहीं पर भी यूज नहीं होगा। प्राइवेट आईपी दो दो तरह से आप लोग असाइन कर सकते हैं, डायनेमिक और स्टैटिक। डायनेमिक का मतलब होता है रैंडमली कोई भी आईपी अपने आप असाइन हो जाएगा, जो भी हमारे पास एड्रेस रेंज अवेलेबल है उसमें से कोई भी आईपी अपने आप आपकी मशीन को या लोड बैलेंसर को असाइन हो जाएगा। स्टैटिक का मतलब होता है कि मुझे मैनुअली ये वाला फिक्स आईपी असाइन करना है। लेट्स से मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है यहाँ पे, ये मेरे पास एक वीएम है। अगर मैं चाहता हूं कि इस वर्चुअल मशीन को 10.0.0.4 ही असाइन हो और कोई ना हो, तो मुझे इस आईपी को करना पड़ेगा स्टैटिक। मैं स्टैटिक करूंगा तभी ये फिक्स रहेगा, नहीं तो डायनेमिकली असाइन होगा, कुछ भी असाइन हो सकता है इसको। तो आप प्राइवेट आईपी दो तरह से असाइन कर सकते हैं, डायनेमिक और स्टैटिक, राइट। ओके, यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना है, रीजन्स। जब भी हम एक वर्चुअल नेटवर्क बनाते हैं वो हमेशा एक रीजन पे बनता है। मतलब वर्चुअल नेटवर्क की एक लोकेशन होती है। जैसे अगर मैंने यहां पे बना दिया लेट्स से वीनेट 1। अब ये जो वीनेट 1 है ये एक लोकेशन पे स्पेसिफाई होगा। लेट्स से मेरी जो लोकेशन है वो है ईस्ट यूएस लोकेशन। जब भी मैं वर्चुअल नेटवर्क बनाऊंगा वो मुझसे पूछेगा कहां पे बनाना है, ईस्ट यूएस में बनाना है, इंडिया में बनाना है, सेंट्रल इंडिया में, कहां बनाना है। तो जो आपका वर्चुअल नेटवर्क है वो एक लोकेशन पे स्कोप्ड रहता है, मतलब एक लोकेशन तक ही सीमित रहता है। ओके, VNet is scoped to a single region or location. However, multiple virtual networks from different regions can be connected using virtual network pairing. इसका मतलब ये है कि लेट्स से आपका वर्चुअल नेटवर्क एक ईस्ट यूएस में है और दूसरा जो वर्चुअल नेटवर्क है आपका लेट्स से वो वेस्ट यूएस में है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। एक कॉन्सेप्ट है हमारे नेक्स्ट लेसन में, वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग। इनके थ्रू हम इन दोनों नेटवर्क्स के अंदर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, भले ही वो दोनों अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं तब भी, राइट। चलिए देखते हैं वर्चुअल नेटवर्क बनता कैसे है। वर्चुअल नेटवर्क बनाने के लिए दो हमारे पास मेथड्स हैं। एक है कि वर्चुअल नेटवर्क के कंसोल में जाके बना लो। तो चलिए मैं आपको साथ साथ में दिखाता हूं। मैं अपने एज्योर पोर्टल के ऊपर चल पड़ता हूं। ये देखिए मेरा एज्योर पोर्टल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे एक वर्चुअल नेटवर्क बनाना है तो मैं यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको मिलेगा वर्चुअल नेटवर्क्स, ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क्स। अब ऑलरेडी एक वर्चुअल नेटवर्क बना हुआ है, नो प्रॉब्लम। हम लोग यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं, एक नया वर्चुअल नेटवर्क बनाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं अपनी सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करूंगा जिसके ऊपर मैं चाहता हूं मेरी जो बिलिंग है वो बने। एक नया रिसोर्स ग्रुप बना लेते हैं, Demo123 नाम का। तो ये एक रिसोर्स ग्रुप बन गया जिसके अंदर मेरे सारे रिसोर्सेज इकट्ठे हो जाएंगे। अपने वर्चुअल नेटवर्क का नाम दे दो। मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया डेमो वीनेट। आप कोई भी नाम दीजिए। जब आप नाम दे देंगे तो आपको ये पूछेगा कौन से रीजन में बनाना है। तो यू कैन सेलेक्ट एनी रीजन यू वांट, कोई भी रीजन आप सेलेक्ट कर सकते हो।
चलिए मैं वेस्ट यूएस ही रहने देता हूं, मुझे इसको चेंज नहीं करना, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा ये मुझसे पूछेगा अपना एड्रेस स्पेस बताओ। कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे जो एड्रेस स्पेस रखना है आप रख सकते हो। जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 10.0.0.0/16 है, तो मैं यही रहने देना चाहता हूं। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन एड्रेस स्पेस ऐसी रखना जिसके आप सबनेट्स बना सको। तो आप देख सकते हैं ये जो एड्रेस स्पेस है इसका एक सबनेट ऑलरेडी बना हुआ है, 10.0.0.0/24 आपके सामने बना हुआ है। अगर आप ये रेंज चेंज करेंगे तो आपको सबनेट भी चेंज करना पड़ेगा। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 10.1.0.0/16, तो अब मुझे यहाँ पे एक नया सबनेट बनाना पड़ेगा। कोई भी नाम रख दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया सबनेट ए, और यहाँ पे मैंने रेंज लिख दी, ठीक है, और ऐड कर दिया। ये देखो हो गया। इसी तरह से और सबनेट बनाने हैं, अगेन ऐड पे क्लिक करो, सबनेट बी, और सबनेट बी में क्या आ जाएगा, लेट्स से 10.1.1.0/24 ऐड कर दिया, सबनेट बी आ गया। तो आप जितने मर्जी सबनेट बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास रेंज अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट फॉर सिक्योरिटी, नेक्स्ट फॉर टैग्स एंड नेक्स्ट फॉर रिव्यू एंड क्रिएट। एंड फाइनली जैसे आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे आपका जो वर्चुअल नेटवर्क है वो रेडी हो जाएगा। नो नो, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन है कि हमने 2 सबनेट क्यों बनाए। 2 से ज्यादा भी बना सकते हैं। इन केस ऑफ /16 मैं यहाँ पे बहुत सारे सबनेट बना सकता हूँ। 2 तो सिर्फ आपको मैंने सैंपल दिखाया है यहाँ पे, राइट। तो जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे हमारा वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सबनेट्स अभी बना सकते हैं, आप बाद में भी अगर लेटर ऑन आपको रियलाइज होता है कि मुझे और सबनेट बनाने हैं, आप और भी बना सकते हो। जब आपका वर्चुअल नेटवर्क रेडी हो जाएगा तो इस नेटवर्क के अंदर जाके आप जितने चाहे उतने सबनेट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, इसको लेस देन 1 मिनट लगेगा या उससे भी कम, इवन मतलब लेस देन 30 सेकेंड्स आई बिलीव, कि आपका वर्चुअल नेटवर्क रेडी हो जाएगा। और फिर इसके अंदर जाके देखेंगे हम क्या क्या है, राइट। तो एक प्रकार से हमारा प्रैक्टिकल भी साथ साथ में हो रहा है। बन गया, लेस देन 30 सेकेंड्स, क्लिक ऑन गो टू रिसोर्स। ये देखो ये क्या है, डेमो वीनेट। अब इसके अंदर अगर आपने चेक करना है ओवरव्यू तो आप चेक कर सकते हैं आपका जो नेटवर्क है वो कहाँ है, वेस्ट यूएस के अंदर है। अगर आप एड्रेस स्पेस पे क्लिक करते हैं तो ये उसकी एड्रेस रेंज आ गई। कनेक्टेड डिवाइसेस, अभी तक कितनी मशीन्स आपके नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, कोई भी नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। सबनेट्स, कितने सबनेट्स है आपके पास, 2, सबनेट ए सबनेट बी। और बनाना चाहते हैं, सबनेट पे क्लिक करो, यहाँ पे लिखो सबनेट सी। इसने ऑटोमेटिकली एक रेंज उठा ली है, आपकी मर्जी है चेंज करना चाहो चेंज करो, नहीं तो सेव कर दो। एक और बनाएंगे सबनेट डी, वो भी बना सकते हैं। तो यहां पे आ गया सबनेट डी, सेव। तो आप जितने मर्जी सबनेट चाहें उतने यहाँ पे बना सकते हैं। और आप गौर फरमाइए यहाँ पे कि हर सबनेट में 251 आईपीज मिले हुए हैं। क्यों? क्योंकि 5 आईपीज कहाँ है, वो रिजर्व्ड है, आप वो नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो ये है कहानी हमारे सबनेट की। तो आपको एक तरीका पता लग गया कि किस तरह से हम लोग हमारे वर्चुअल नेटवर्क को बना सकते हैं। दूसरा भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आप अपना वर्चुअल नेटवर्क कभी भी बना सकते हैं, क्रिएट योर न्यू वर्चुअल नेटवर्क्स एट एनी टाइम। ठीक है, एड वर्चुअल नेटवर्क्स व्हेन यू क्रिएट योर वर्चुअल मशीन, ये है सेकंड मेथड। जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं ना अपनी, तब भी आपके पास ऑप्शन आता है वर्चुअल नेटवर्क बनाने का। वो सेकंड मेथड भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। आपको एक, जब भी आप नेटवर्क बनाते हैं आपको एड्रेस स्पेस बतानी पड़ती है और एटलीस्ट 1 सबनेट बताना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी आप वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे एक सबनेट तो मैंडेटरी है, उसके बिना आपका नेटवर्क काम ही नहीं करेगा। और बी केयरफुल विद ओवरलैपिंग एड्रेस स्पेसेस, हमने तो कोई ओवरलैप नहीं की, बट आप भी ध्यान रखना, ठीक है।
सिंपल था वर्चुअल नेटवर्क बनाना। सेकंड हमारे पास ऑप्शन आ जाता है पब्लिक आईपी कैसे जनरेट करेंगे। पब्लिक आईपी, प्राइवेट के बारे में मैंने आपको बताया कि आप उसको वर्चुअल मशीन, लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन गेटवे में यूज कर सकते हैं। लेकिन जो पब्लिक आईपी होता है ना, ये आप उसके साथ साथ और भी जगह पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि वर्चुअल मशीन, पब्लिक लोड बैलेंसर, वीपीएन गेटवे, एप्लीकेशन गेटवे, एज्योर फायरवॉल और नैट गेटवे। इन सारी जगह पे आप पब्लिक आईपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम अपने आने वाले प्रैक्टिकल्स में इन सब में करने वाले हैं, भले वो नैट गेटवे हो, फायरवॉल हो, सब में हम लोग पब्लिक आईपी का यूज करेंगे। और यहां पर जो पब्लिक आईपी है, आप डायनेमिकली भी असाइन कर सकते हैं और स्टैटिकली भी असाइन कर सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं ये स्टार बना हुआ है। ये स्टार क्या है? स्टार का मतलब है स्टैटिक आईपी एड्रेसेस आर ओनली अवेलेबल ऑन सर्टेन स्क्यूज। ये स्क्यूज क्या होते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन जो पब्लिक आईपी है वो नैट गेटवे में डायनेमिकली असाइन नहीं हो सकता, यहां पे सिर्फ स्टैटिकली असाइन होगा, ठीक है। पब्लिक आईपी वो आईपी होता है जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है, जो इंटरनेट पे राउटेबल होता है, दैट इज नोन एज पब्लिक आईपी। ओके। अच्छा, नैट गेटवे क्यों यूज होता है? नैट गेटवे यूज होता है हमारे आउटबाउंड कम्युनिकेशंस के लिए। ये पूरा इसका एक एंटायर टॉपिक और प्रैक्टिकल है। नैट गेटवे का मतलब होता है, लेट्स से आपके पास एक वर्चुअल मशीन है, यहाँ पे एक सेकेंड, आपके पास दो वर्चुअल मशीन है लेट्स से। अगर यहाँ पे आपके पास कहीं पे इंटरनेट है, इन्होंने इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो अगर मैं यहाँ पे नैट गेटवे इंप्लीमेंट कर दूंगा, तो ये मशीन्स का कनेक्शन जाएगा नैट पे, और जो नैट का पब्लिक आईपी होगा उसके थ्रू कम्युनिकेशन जाएगी इंटरनेट पे। दैट इज द पर्पस ऑफ नैट गेटवे। हम लोग करेंगे इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में, और प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा ये एक्चुअल में काम करता है, राइट। मतलब मशीन्स अपना आईपी ना यूज करके नैट का पब्लिक आईपी यूज करके आगे इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। चलिए, इस स्टार का भी मतलब समझ लेते हैं। ये स्क्यूज क्या होते हैं? ये व्हाट आर दीज स्क्यूज? देखिए, स्क्यूज क्या होता है? एक तरह से एडिशंस होते हैं। स्क्यूज का मतलब एडिशन। जो आपका पब्लिक आईपी है वो दो स्क्यूज में आता है, एक है बेसिक स्क्यू, मतलब बेसिक पब्लिक आईपी एड्रेस, दूसरा है स्टैंडर्ड पब्लिक आईपी एड्रेस। ओके। जो बेसिक पब्लिक आईपी एड्रेस है, आप चाहें तो उसमें स्टैटिक एलोकेशन भी कर सकते हैं और डायनेमिक एलोकेशन भी कर सकते हैं। किसी को अगर आपने पब्लिक आईपी देना है ना, तो या तो स्टैटिकली दे दो या डायनेमिकली दे दो। लेकिन स्टैंडर्ड वर्जन में आप स्टैटिक एलोकेशन ही कर सकते हैं, इसमें डायनेमिक का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बाकी दोनों में ये सेकंड ऑप्शन सेम है कि इन दोनों में एडजस्टेबल इनबाउंड ओरिजिनेटेड फ्लो आइडल टाइम आउट है 4 से 30 मिनट का। जो टाइम आइडल टाइम आउट होता है ना, कि अगर यूज ना हो रहा हो आईपी तो क्या करना है, तो वो जो है वो दोनों में सेम है, 4 से 30 मिनट का। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेसिक में कि ये बाय डिफॉल्ट ओपन होता है, मतलब सबको एक्सेसिबल होता है ये पब्लिक आईपी। हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स अवेलेबल हैं, ठीक है, इनको ब्लॉक करने के लिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये ओपन होता है, ये एक रिस्क है। लेकिन स्टैंडर्ड के अंदर इट इज सिक्योर बाय डिफॉल्ट एंड क्लोज टू द इनबाउंड ट्रैफिक। ये पहले से ही जैसे आप असाइन करोगे ये बंद रहेगा, जब तक आप नहीं चाहेंगे ओपन नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप से कंट्रोल होगा कि कौन अंदर एंटर कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, राइट। जो बेसिक आईपीज हैं, जो बेसिक स्क्यू है, ये कहां कहां पे इंप्लीमेंट होता है? ये नेटवर्क इंटरफेसेस पे इंप्लीमेंट हो सकता है, वीपीएन गेटवे, पब्लिक लोड बैलेंसर्स और एप्लीकेशन गेटवे। और स्टैंडर्ड कहां पे अप्लाई हो सकता है? स्टैंडर्ड भी नेटवर्क इंटरफेसेस, स्टैंडर्ड पब्लिक लोड बैलेंसर्स और एप्लीकेशन गेटवे पे इंप्लीमेंट हो सकता है। जो बेसिक स्क्यू है वो जो हमारा जोन रिडंडेंसी होती है उसको सपोर्ट नहीं करता, अवेलेबिलिटी जोन्स को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जो स्टैंडर्ड है ये हमारा जोन रिडंडेंट, जोनल या नो जोन हो सकता है।
इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ये कैसे बनता है, राइट, ये भी आएगा चैप्टर में, डोंट वरी। ये सिर्फ हम लोग एक इनिशियली समझ रहे हैं हमारे कोर्स को। तो पब्लिक आईपी जोन रिडंडेंट भी हो सकता है स्टैंडर्ड के केस में, पर बेसिक के केस में ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला आपको। सो इन द प्रोडक्शन एनवायरमेंट ऑलवेज प्रेफर स्टैंडर्ड क्यू, राइट। अब देखिए पब्लिक आईपी अगर आपने बनाना है तो आप इसको सेपरेटली भी बना सकते हो, या फिर जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हो तब भी पब्लिक आईपी बन जाता है। तो आप दोनों तरह की आईपी बना सकते हो, IPv4 भी बना सकते हो, IPv6, या दोनों बना सकते हो। दोनों में से कोई भी एक स्क्यू सेलेक्ट कर लो, बेसिक या स्टैंडर्ड। ये भी डिसाइड कर लो डायनेमिकली असाइन करना है या स्टैटिकली असाइन करना है। आपका जो आईपी है वो जोन रिडंडेंट रहेगा या नहीं रहेगा, सिर्फ स्टैंडर्ड के केस में जोन रिडंडेंट रहेगा और कहीं पर भी नहीं रहेगा, राइट। इसको बना के देखते हैं, इसको करके देखते हैं पहले। तो हम लोग चलते हैं अपने एज्योर के ऊपर। हमें जब भी कोई भी चीज बनानी है, ये हमारी ग्लोबल सर्च बार है, इस पे क्लिक करेंगे और यहां पे लिखेंगे पब्लिक आईपी एड्रेस। आ गया यहाँ पे, मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्रिएट पे जाता हूं, हम एक नया पब्लिक आईपी बनाएंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ऑप्शन है, क्या बनाना चाहते हैं, IP वर्जन 4, 6 या बोथ। फिलहाल मैं IP वर्जन 4 बनाना चाहता हूं, स्टैंडर्ड या बेसिक, स्टैंडर्ड। अब एक चीज यहां पे गौर फरमाओ, ये ऑप्शन ग्रेड आउट है। ये क्यों? बिकॉज मैंने स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया। मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड के केस में सिर्फ आप स्टैटिकली आईपी असाइन कर सकते हैं। अगर मैं बेसिक करूंगा ये ऑप्शन एनेबल हो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड के केस में ये फिक्स है। रीजनल या ग्लोबल, ये जो ऑप्शन है हमें इसी वजह से मिलता है क्योंकि हम स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस को सिलेक्ट करके बैठे हैं। मैंने बताया था ना, स्टैंडर्ड जोनल हो सकता है, जोन रिडंडेंट हो सकता है, पर बेसिक नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहां पर भी हमारे पास ऑप्शन है, बट मैं इसको एज इट इज रहने देना चाहता हूं। यहां पे मैं लिख दूंगा डेमो पब्लिक आईपी, ठीक है। स्क्रॉल डाउन किया, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है एज ऑफ नाउ, अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। ये मेरी सब्सक्रिप्शन है, रिसोर्स ग्रुप मेरा डेमो 123 है, और लोकेशन मेरी वेस्ट यूएस है। दैट्स इट। क्रिएट पे क्लिक करो, आपका जो आईपी एड्रेस है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगेन इन लेस देन 30 मिनट्स आपका एक आईपी एड्रेस रेडी हो जाएगा, जो कि आप किसी को भी असाइन कर सकते हो। लोड बैलेंसर्स को, वर्चुअल मशीन को, एप्लीकेशन गेटवे को असाइन कर सकते हो। तो ये था सिंपल आपका पब्लिक आईपी एड्रेस। अब जब हम यहां तक पहुंच ही चुके हैं, तो चलिए फिर एक काम करते हैं, ये भी देख लेते हैं कि हमारा जो वर्चुअल नेटवर्क है उसके थ्रू हम लोग अपने, जो हमारा वर्चुअल मशीन्स है उसके थ्रू हम लोग वर्चुअल नेटवर्क को कैसे बना सकते हैं। देखिए वर्चुअल मशीन बनानी है तो उसके लिए आपको मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स पे आ जाना है। हम एक नई मशीन क्रिएट करेंगे, यहां से ऐड अ वर्चुअल मशीन, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी सब्सक्रिप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अपने रिसोर्स ग्रुप को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक चीज है मेरे पास कि मुझे अपनी वीएम का नाम देना है। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया VM1। मेरी VM1 वेस्ट यूएस में बनेगी, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, लेट्स से ये विंडोज 2019 सर्वर बनाऊंगा मैं, जो कि 8 GB रैम के साथ आता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। स्क्रॉल डाउन किया, अपने वर्चुअल मशीन के क्रेडेंशियल्स यहाँ पे दे दो, राइट। स्क्रॉल डाउन एंड यहाँ पे नेक्स्ट फॉर डिस्क, और देखिए नेक्स्ट पे नेटवर्किंग है, तो ये नेटवर्किंग सेक्शन। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, आप देखिए इसने ऑटोमेटिकली जो वर्चुअल नेटवर्क है वो बनाने का यहाँ पे बता दिया। लेकिन अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं, मुझे एक बार ना रिफ्रेश करना पड़ेगा, यहाँ पे सारे नेटवर्क्स आ जाएंगे। मैं एक बार रिफ्रेश करके दोबारा आता हूँ यहाँ पे, वेट अ मिनट। पूरे का पूरा जो कंसोल है ना उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। चलिए अब दोबारा बनाते हैं वर्चुअल मशीन।
तो यहाँ पे मैंने अपनी सब्सक्रिप्शन को सिलेक्ट किया, रिसोर्स ग्रुप को नाम दे दिया मैंने VM1 एंड एवरीथिंग इज गुड। यहाँ पे एडमिन 123 एंड नेक्स्ट फॉर द डिस्क, नेक्स्ट फॉर नेटवर्किंग। यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है नेटवर्क आने में। एनीवेज चलिए, अगर आपने इस पॉइंट इन टाइम पे अपना वर्चुअल नेटवर्क बनाना है तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक कर दो। ये आपको वही ऑप्शन देगा, देखो बिल्कुल वैसा ही है, सेम ऑप्शन। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे माई वीनेट, आप एक नया नाम ले सकते हो माई वीनेट। यहाँ आपने अपने मर्जी की एड्रेस रेंज सेलेक्ट करो, अपने मर्जी के सबनेट्स ऐड करो जितने ऐड करने हैं और ओके कर दो। सिंपल है ना, ओके कर दो बस। तो जो वर्चुअल नेटवर्क है आप अपने वर्चुअल नेटवर्क के सेक्शन में जाके भी बना सकते हो और यहां पर भी बना सकते हो। ठीक है, अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो यहां पे देखो हमारे पास ये देखिए पब्लिक आईपी का भी ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक एक पब्लिक आईपी भी आपकी वर्चुअल मशीन को असाइन करेगा सो दैट हम कनेक्ट हो सके अपनी वर्चुअल मशीन से। तो जो वर्चुअल नेटवर्क है अगर आपने इंडिविजुअली बनाना है तो वर्चुअल नेटवर्क के सेक्शन में जाके बना लो, नहीं तो यहाँ पे तो ये बना ही देगा अपने आप ही। आपको इसमें कस्टमाइजेशन करनी है, क्रिएट न्यू में जाके यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हो आराम से। ये वाली रेंज नहीं चाहिए, कोई और चाहिए तो वो भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड था आपका वर्चुअल नेटवर्क बनाने का। एंड आई होप आपको अब समझ में आ गया कि किस तरह से हम लोग आईपीज, पब्लिक आईपी बना सकते हैं या फिर वर्चुअल नेटवर्क कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये एक वही एक्सरसाइज है जो अभी हमने कंप्लीट की है, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट अ वर्चुअल नेटवर्क इन एज्योर। तो हम लोग क्या किया, हमने यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क पे चले गए, नॉर्मली वर्चुअल नेटवर्क पे चले गए हम लोगों ने क्रिएट पे क्लिक किया, जैसे हमने ये वाला बनाया ना डेमो वीनेट, वैसे ही आप एक नया बना सकते हो। तो हम ये एक्सरसाइज पहले ही कर चुके हैं साथ साथ में। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हाउ टू क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट अ वर्चुअल नेटवर्क इन एज्योर। यहां तक क्लियर है सबको गाइस? यस और नो इन द चैट बॉक्स। यस, हाउ अबाउट अदर्स? इज इट क्लियर? ओके, गुड गुड। चलिए, डिजाइन नेम रेजोल्यूशन फॉर एज्योर वर्चुअल नेटवर्क, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है टॉपिक। ये है हमारा डीएनएस का टॉपिक, नेम रेजोल्यूशन। चलिए देखते हैं इसके अंदर हमें क्या सीखने को मिलेगा। हमारे पास डीएनएस नाम की एक टेक्नोलॉजी होती है। वी कैन यूज दिस वीनेट ओनली फॉर द रिसोर्स डिप्लॉयमेंट इन द सेम रीजन। यस, अगर आपने वेस्ट यूएस में बनाया तो वही नेटवर्क आप वेस्ट यूएस में ही यूज कर सकते हो। करेक्ट। अच्छा, हमारे पास डीएनएस नाम की एक सुविधा होती है। डीएनएस सीधा सीधा ये है कि एक तरह से इंटरनेट की फोन बुक है। जैसे आप पहले पुराने जमाने में डायरी रखते थे, एक डायरी में लिखते थे ना, एक नाम और उसके आगे नंबर, फिर एक नाम उसके आगे फोन नंबर। तो जब भी आपको बेसिकली किसी का भी नाम किसी का भी फोन नंबर आपको चाहिए होता था तो आप क्या करते थे, वो नाम सर्च करते थे और उसका नंबर आपको मिल जाता था। तो बिल्कुल वैसे यहां पर भी है, डीएनएस के केस में भी है। अब सारी वेबसाइट्स के जो आईपी एड्रेसेस है हम तो याद नहीं रख सकते, तो इसीलिए हमें एक ऐसी सर्विस चाहिए जो क्या करे, नेम को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट कर दे। मतलब अगर मुझे facebook.com खोलना है तो मुझे facebook.com का आईपी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ह्यूमंस नंबर याद नहीं रख सकते, ह्यूमंस नेम्स याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं इंटरनेट पे जाके facebook.com, तो मेरी जो क्वेरी है वो डीएनएस सर्वर के पास जानी चाहिए। वो अपने डेटाबेस में सर्च करेगा कि फेसबुक का आईपी क्या है और इन अकॉर्डिंगली हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। बिकॉज जो हमारे वेब ब्राउजर्स होते हैं ना वो आईपी पे काम करते हैं,
उनको आईपी समझ में आते हैं और हमें नाम समझ में आते हैं। इसीलिए डीएनएस हमारी हेल्प करता है ताकि हम अपने वेब ब्राउजर को बोलें कि मुझे ये वाली रिक्वेस्ट, मुझे ये वाला वेबसाइट चाहिए, तो वो डीएनएस से कम्युनिकेट करके अब हमारे नेम को आईपी में कन्वर्ट करके हमें प्रेजेंट कर देगा। ये होता है हमारा पब्लिक डीएनएस, जो कि क्या करता है, नेम को आईपी एड्रेस में रिजॉल्व करता है। राइट, या ओके। अब जो हमारा एज्योर का डीएनएस है, हम लोग उसके अंदर भी रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। कैसे कैसे रिकॉर्ड्स? जैसे कि ए रिकॉर्ड्स हो गए, होस्ट रिकॉर्ड्स या एलियास रिकॉर्ड्स, और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। तो जो डीएनएस है वो हम एज्योर के अंदर भी बना सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। हमारे पास एज्योर के अंदर दो तरह के डीएनएस होते हैं, एक होता है पब्लिक डीएनएस और एक होता है प्राइवेट डीएनएस। देखो, डीएनएस हमारे डोमेन नेम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, डोमेन नेम सिस्टम होता है। अब जैसे कोई डोमेन नेम है mayank.com, वो ऑब्वियसली मैं कहीं से परचेज करूंगा। लेट्स से मेरे पास एक वेबसाइट है godaddy.com, ठीक है, godaddy.com। अब इस वेबसाइट पे जाके मैं कोई भी डोमेन अपनी सर्च कर सकता हूं। लेट्स से मुझे सर्च करना है mayank.com, हालांकि ये अवेलेबल नहीं होगा। मैं सर्च करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरी डोमेन ये अवेलेबल है या नहीं है। mayank.online या mayank.club करके अवेलेबल है 249 रुपीज की या 149 रुपीज की, राइट। मैं परचेज कर सकता हूं। अब जब मैं इस डोमेन को परचेज करूंगा, आप ये मानते हैं कि मुझे इस डोमेन को यहीं पे आके मैनेज करना पड़ेगा? बिकॉज जो GoDaddy है वो क्या है, मेरा डोमेन रजिस्ट्रार है। ये मेरा डोमेन रजिस्ट्रार है। जब भी मुझे इसको मैनेज करना है, मुझे GoDaddy पे आना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, राइट। एंड उसके बाद यहां पे आके मैं कुछ भी जो चेंजेस हैं या रिकॉर्ड्स हैं वो बना सकता हूं, ठीक है। लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन है कि GoDaddy पे आने की बजाय मैं एज्योर से ही अपने डीएनएस को मैनेज कर लूं। मतलब भले ही मैंने वो GoDaddy से खरीदा हुआ है, पर मैं एज्योर से ही मैनेजमेंट करूंगा, मेरे को बार बार यहां पे नहीं आना। तो उसको हम बोलते हैं डीएनएस डेलीगेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेम जोन जो होता है, जो हमने वहां पे जैसे कि हमने वहां पे सपोज करो mayank.com खरीद लिया वहां पे, तो वो सेम चीज हम एज्योर के ऊपर बना देंगे, ठीक है। सेम चीज हम एज्योर के ऊपर बना देंगे और सारे के सारे रिकॉर्ड्स हम यहीं से मैनेज करेंगे, राइट। तो चलो, अ डीएनएस जोन होस्ट द डीएनएस रिकॉर्ड्स फॉर अ डोमेन। अगर आपको कंफ्यूजन है कि डीएनएस जोन क्या होता है, तो मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। जो नोटबुक होती है ना, आपका आपकी कॉपी, आपका रजिस्टर जो होता है, जो नोटबुक होती है, उसको एज्यूम करो वो डीएनएस जोन है। और डीएनएस रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, उसके अंदर लिखी गई एंट्रीज। एक किताब में, एक नोटबुक के ऊपर जो भी आप लिखेंगे लाइंस, वो होते हैं आपके डीएनएस रिकॉर्ड्स। तो डीएनएस जोन क्या है, एक नोटबुक है, और डीएनएस रिकॉर्ड्स क्या है, आपकी एंट्रीज हैं। सेम वे में आप अपने डीएनएस के डेटाबेस में डीएनएस जोन बनाते हैं, एक ऐसा एरिया जहां पे डीएनएस रिकॉर्ड्स को आप एंटर कर सको। The same zone name can be reused in a different resource group or a different Azure subscription. Obviously, अगर मेरे पास एक अलग रिसोर्स ग्रुप है या एक एंटायरली Azure की डिफरेंट सब्सक्रिप्शन है, मैं उसके अंदर सेम जोन का नाम यूज कर सकता हूं। When multiple zones share the same name, each instance is assigned different name server addresses. तो लेट्स से मैंने mayank.com को एक लेट्स से ईस्ट यूएस में यूज कर लिया मैनेजमेंट के लिए, सिर्फ खरीदा नहीं, खरीदा GoDaddy से है मैंने। मैनेजमेंट के लिए मैंने mayank.com को ईस्ट यूएस में मैनेज कर लिया, और लेट्स से एक और रिसोर्स ग्रुप मैंने बनाया ABC करके, उसके अंदर भी मैंने mayank.com को मैनेज करना शुरू कर दिया। तो दोनों जो mayank.com के नेम सर्वर्स होंगे, उनके जो एड्रेसेस होंगे वो डिफरेंट होंगे। प्रैक्टिकल अभी करेंगे ना, और अच्छे समझ में आएगा आपको। और जो पेरेंट डोमेन है वो हमेशा आपके रजिस्ट्रार पे ही पड़ी होती है, ठीक है।
आप GoDaddy से खरीद रहे हैं, GoDaddy ही आपका पेरेंट डोमेन प्रोवाइडर है, लेकिन एज्योर में आप सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। एज्योर से आप मालिक नहीं बन गए, एज्योर से आपने पेरेंट डोमेन को GoDaddy से खरीद नहीं लिया, आपने सिर्फ परमिशन ली है कि GoDaddy आपके पास पड़ा हुआ है डोमेन, ठीक है, लेकिन मुझे उसको मैनेज करना है, मुझे उसको चलाना है। चलाने के लिए हम डेलीगेट करेंगे परमिशंस को, ठीक है। ये हम अभी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा एज्योर डीएनएस है, ये हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है डीएनएस डेलीगेशन की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, mayank.com बना दूंगा। फिलहाल मेरे पास कोई ऐसा डोमेन नहीं है जो मैंने खरीदा हो, तो यहाँ पे इसका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन तो नहीं, लेकिन उतना डेमोन्स्ट्रेशन आपको जरूर बताऊंगा जितना समझने के लिए चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम सर्च बार में यहाँ पे डीएनएस टाइप करते हैं, ठीक है, हमारे पास डीएनएस जोन्स ऑप्शन आता है और प्राइवेट डीएनएस ऑप्शन आता है। तो अगर मैं पब्लिक डीएनएस की बात करूं, दैट मींस ये वाला ऑप्शन है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और डीएनएस जोन अभी खाली पड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्रिएट का बटन दबाऊंगा। कोई भी एक डोमेन ले लो, लेट्स से facebook.com ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने अपनी सब्सक्रिप्शन को सिलेक्ट किया, रिसोर्स ग्रुप को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर लेट्स से मैंने facebook.com उठा लिया डोमेन। रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करो एंड फाइनली क्रिएट पे क्लिक कर दो, ठीक है। इससे हमारा डीएनएस जोन यहां पे बन जाएगा, लेकिन मैं इस जोन को यूज नहीं कर सकता। सीधी सी बात है, facebook.com का मुझे ओनर होना जरूरी है। अगर मैं ओनर नहीं हूं facebook.com का, तो मैं अपनी डोमेन को कैसे एक्सेस करूंगा? मुझे तो ये भी नहीं पता कि facebook.com कहां पर होस्टेड है। अगर आपको पता हो कि आपकी डोमेन कहां पर होस्टेड है, लेट्स से godaddy.com पे, तो आप godaddy के अंदर जाएंगे, वहां पे जाके अपने क्रेडेंशियल्स एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद आपको वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा जिसको हम बोलते हैं नेम सर्वर्स। क्या बोलते हैं? नेम सर्वर्स। आपको बस इतना करना है कि आपने वहां पे जो मेंशन किए हुए नेम सर्वर्स है, उसको एज्योर वाले नेम सर्वर से रिप्लेस कर देना, दैट्स इट। वहां पे आपको 2 या 4 नेम सर्वर्स दिए होंगे, वो हटा देने हैं आपने, और ये वाले नेम सर्वर्स डाल देने हैं और ओके कर देना है। उससे क्या होगा कि हम लोग अपने एज्योर को डीएनएस की डेलीगेशन दे देंगे। दैट मींस जो भी रिकॉर्ड्स मुझे यहाँ पे बनाने हैं, जो भी बनाने हैं रिकॉर्ड्स, वो मैं डायरेक्टली एज्योर से ही बना पाऊंगा। मुझे बार बार गोडैडी में लॉग इन करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप इस बात को? इस चीज को हम बोलते हैं डीएनएस डेलीगेशन। हम लोग जो डेलीगेशन की अथॉरिटी है वो एज्योर को प्रोवाइड कर रहे हैं कि ठीक है, कस्टमर को बार बार मेरे पेरेंट रजिस्ट्रार पे नहीं आने की जरूरत, आप इसको अपने एज्योर से ही मैनेज कर लो। तो हम लोग सिर्फ नेम सर्वर चेंज करेंगे, जो वहां पे दिए हैं उसको हटाएंगे और ये वाले नेम सर्वर्स डाल देंगे। इन फ्यूचर अगर हो सका तो मैं एक डोमेन परचेज करके आपको ये दिखा भी दूंगा, बट अभी इस टाइम पे मेरे पास डोमेन नहीं है। बट कर लेंगे, कोई बात नहीं। एक डोमेन 150 रुपए की डोमेन है, उसको परचेज करके मैं आपको दिखा भी दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मे बी कल या जो उससे अगला लेक्चर होगा नेक्स्ट सैटरडे, उसमें मैं आपको ये प्रैक्टिकल दिखा दूंगा, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डीएनएस डेलीगेशन, राइट। सो यहां पे ध्यान से पढ़ो। व्हेन डेलीगेटिंग अ डोमेन टू Azure DNS, you must use the name server names provided by Azure DNS. Use all 4। मतलब ये वाले जो नेम सर्वर्स हैं, ये आपने वहां पर इंसर्ट कर देने हैं। Once the DNS zone is created, update the parent registrar. For child zones, register the name server record in the parent domain. ठीक है। तो डीएनएस डेलीगेशन पब्लिक डीएनएस जोन में काम में आती है, प्राइवेट में नहीं आती, पब्लिक में आती है, राइट। तो अगर आपने खरीदी हुई है डोमेन, आप इसका प्रैक्टिकल बड़े आराम से कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीएनएस जोन होता है एक किताब की तरह, एक नोटबुक की तरह, और उसके अंदर हम लोग क्या एंटर करते हैं? डीएनएस रिकॉर्ड्स। A record set is a collection of records in a zone
that have the same name and are of the same type। मतलब हमने अपनी नोटबुक के अंदर अब मल्टीपल एंट्रीज करनी है। अब वो एंट्रीज जो हैं वो किस तरह की हो सकती हैं? वो एक ए रिकॉर्ड भी हो सकता है जिसको हम आईपी वर्जन 4 का रिकॉर्ड बोलते हैं, आईपी वर्जन 6 का हो सकता है, कैनोनिकल नेम हो सकता है, एमएक्स रिकॉर्ड हो सकता है, पॉइंटर रिकॉर्ड हो सकता है, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, सर्विस, टीएक्सटी रिकॉर्ड। बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास जो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये जो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है ना, ये वाला, आपको सिर्फ इसको एक्सपैंड करना है और यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा अभी। अ रिकॉर्ड सेट कैन नॉट कंटेन टू आइडेंटिकल रिकॉर्ड्स, मतलब सेम रिकॉर्ड्स नहीं हो सकते ऑब्वियसली, वरना क्लैश हो जाएगा। चेंज द ड्रॉप डाउन टाइप चेंजेस द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। अगर आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप अपना मनपसंद रिकॉर्ड बना सकते हो। ये देखो, अगर इस जोन पे चलते हैं, यहाँ पे ऐड अ रिकॉर्ड सेट पे मैं क्लिक करता हूं। अब देखो, अगर मैं इसको एक्सपैंड कर दूं, ये सारे मेरे पास ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई भी रिकॉर्ड बना सकता हूं। लेट्स से मुझे यहाँ पे बनाना है www.facebook.com, ठीक है, www.facebook.com अगर मुझे बनाना है, तो मैं क्या चाहता हूं कि जब भी कोई यूजर ये टाइप करे, किस आईपी एड्रेस पे हिट हो। लेट्स से कोई वर्चुअल मशीन है 10.0.0.4, यहां पे हिट हो जाए और ओके कर दूंगा, तो इस तरह से ये काम करेगा। जो कि आपका नेम है वो आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट हो जाएगा, इसी को बोलते हैं डीएनएस। बट मेरे पास facebook.com डोमेन ही नहीं है, ये चल नहीं पाएगा, तो इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास प्राइवेट डीएनएस जोन्स भी हैं प्राइवेट डोमेन्स के लिए। अब आप लोग बोलोगे प्राइवेट डोमेन्स ये किस काम आती हैं? मतलब डोमेन तो ऐसी हो ना जो इंटरनेट पे चले। बट गाइस ट्रस्ट मी, जब हमारी कंपनी बहुत बड़ी होती है, लेट्स से हमारे पास 2000, 3000, 5000 एम्प्लॉयज हैं, तब इंटरनल एप्लीकेशंस को चलाने के लिए हम लोग प्राइवेट डोमेन्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लेट्स से मेरी कंपनी में 5000 यूजर्स हैं, अब मैंने एक ईआरपी एप्लीकेशन बनाई है, मैं चाहता हूं मेरे कंपनी के सारे एम्प्लॉयज बीइंग इन द कंपनी, कंपनी के अंदर प्रेजेंट होते हुए उस एप्लीकेशन को चलाएं, और मैं चाहता हूं वो आईपी एड्रेस से नहीं, डोमेन नेम से चलाएं। तो इसके लिए क्या हमें सेपरेट डोमेन नेम परचेज करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। हम एक प्राइवेट डीएनएस जोन बनाएंगे जिसकी लिमिटेशन मेरी कंपनी के अंदर तक रहेगी। सिर्फ मेरा जो अंदर का नेटवर्क है, सिर्फ वही एक्सेस कर पाएगा मेरी उस एप्लीकेशन को, बाहर से कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। दैट इज नोन एज प्राइवेट डीएनएस डोमेन। तो आप यहां पर कोई भी अपने कस्टम डोमेन्स यूज कर सकते हो, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। कुछ भी डोमेन का नाम लिखो, सब चलता है। It provides name resolution for VMs within a virtual network and between the virtual networks। ठीक है ना, इंटरनेट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। वर्चुअल नेटवर्क जो कि माइक्रोसॉफ्ट का नेटवर्क है, उसी के बीच में आप लोग इसको चला सकते हो। इट हैज समथिंग नोन एज ऑटोमेटिक होस्ट नेम रिकॉर्ड मैनेजमेंट। ये इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है ना, जब मैं इसका प्रैक्टिकल अभी आपको दिखाऊंगा आप भी हैरान रह जाओगे। ऑटोमेटिक होस्ट नेम रिकॉर्ड मैनेजमेंट। It removes the need of your custom DNS solutions. That is fine. It use all common DNS record types, जैसे कि A रिकॉर्ड हो गया, क्वाड A रिकॉर्ड हो गया, सबको यूज करता है। एंड इट इज अवेलेबल इन ऑल द Azure regions. ओके, एक क्वेश्चन है, क्या हम इनको डिफरेंट रीजन्स में लाइक यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमारी डोमेन लेट्स से ईस्ट यूएस में है, तो क्या मैं वेस्ट यूएस से उसको एक्सेस कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन आएगा वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग का, अभी इसके बाद वाला टॉपिक है वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग, उसमें आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये प्राइवेट डीएनएस कैसे बनाते हैं। मतलब काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली अगेन डीएनएस पे जाऊंगा और इस बार मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा प्राइवेट डीएनएस जोन का। मैंने क्लिक कर दिया इस पे। अब चलिए कोई भी एक नाम ले लेते हैं आप में से। लेट्स से हम लोग पंकज का नाम ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक रिसोर्स ग्रुप उठा लूंगा मैं, डेमो 123, और डोमेन का नाम रखते हैं पंकज.com।
ठीक है। और ये मैंने किया रिव्यू एंड क्रिएट, एंड फाइनली मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब ये डीएनएस तो बन जाएगा। अब एक वर्चुअल मशीन भी बनाते हैं इसकी टेस्टिंग के लिए। क्या हम अपनी वेबसाइट को नाम से ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे ये डिप्लॉय हो रहा है मैं एक फटाफट से वर्चुअल मशीन बना लूंगा। तो चलिए वर्चुअल मशीन बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने फटाफट से अपना रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट किया, मशीन का नाम रख दिया VM1। सब कुछ सेम है, वेस्ट यूएस में है। यहाँ पे मैं विंडोज सर्वर 2019 बनाना चाहूंगा, admin123। राइट, सिंपली यहाँ पे मैं पोर्ट नंबर 80 को भी ओपन कर दूंगा ताकि मेरा वेब सर्वर ग्लोबली एक्सेसिबल रहे। और रिव्यू एंड क्रिएट, मैंने एक बड़ी एक सिंपल सी वर्चुअल मशीन बनाई है, कोई एडिशन नहीं की बीच में। एक सिंपल सी वर्चुअल मशीन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट का बटन दबा दिया। अब मेरी जो वर्चुअल मशीन बनेगी उसका पोर्ट नंबर 80 ओपन रहेगा। तो मुझे क्या करना है, इस वर्चुअल मशीन में जाके वेब सर्वर को इंस्टॉल करना है। आई होप आप सबको पता है कि विंडोज सर्वर में वेब सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं। हमारे पास IIS नाम का एक सर्वर होता है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। हमें उसको इंस्टॉल करना होता है। एक बार इंस्टॉल हो गया उसके बाद आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट वेट करते हैं, हमारी जब वर्चुअल मशीन बन जाएगी फिर इसके अंदर लॉग इन करके हम लोग इजीली हमारे वेब सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। ओके, हमारे पास मशीन बन गई। चलिए गो टू द रिसोर्स, एंड यहाँ पे ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है, मैंने इसको कॉपी किया। और चलिए इसके अंदर अब एंटर हो जाते हैं। आईपी एड्रेस पेस्ट किया, एंटर, admin123 और पासवर्ड, ये देखिए। ओके, तो चलिए यहाँ पर अगर मैं फटाफट से पावर शेल के थ्रू मैं अपने वेब सर्वर को इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, पावर शेल से जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं कमांड इंस्टॉल विंडोज फीचर, जिसका नाम है वेब सर्वर। अभी ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा सारा। ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब ये वेब सर्वर को इंस्टॉल कर देगा। बाय डिफॉल्ट ये वेब सर्वर को ओपन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है आईपी एड्रेस। मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी आईपी एड्रेस के थ्रू ही हम इस वेब सर्वर को ओपन कर पाएंगे या हम अपनी वेबसाइट को ओपन कर पाएंगे। लेकिन अब हम बीच में डीएनएस को इंटीग्रेट करेंगे। जैसे ही हमारा डीएनएस इंटीग्रेट हो जाएगा तब ये जो हमारा वेब सर्वर है ये किससे ओपन होगा, नेम से। राइट, मैं आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकल।
बस कुछ सेकंड और हमारा वेब सर्वर रेडी हो जाएगा। ओके, यहाँ से इंटरनेट सिक्योरिटीज को ऑफ कर देते हैं। ओके, आईपी कॉन्फ़िग देख लेते हैं। हमारा आईपी क्या है? 10.1.0.4। ठीक है, तो जैसे मैं अपने ब्राउजर पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा HTTP 10.1.0.4। 1 यहाँ पे टाइप नहीं हुआ, 1 टाइप कर देते हैं, एंटर। देखो मेरा वेब पेज ओपन हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ओपन करना चाहूं, लेट्स से vm1.pankaj.com, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे जो ओपन होगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं चाहता हूं कोई लिखे vm1.pankaj.com और मेरा यही वाला वेब पेज ओपन हो जाए, ये कैसे पॉसिबल है? ये डीएनएस से पॉसिबल है। तो इसके लिए मैं हमारे जो प्राइवेट डीएनएस जोन्स है इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर pankaj.com पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखो कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसा। तो आपके पास दो ऑप्शंस है। पहला तो आप एक रिकॉर्ड सेट बना दो। आप यहाँ पे लिख दो VM1, और जब vm1.pankaj.com कोई भी लिखेगा तो कौन से आईपी एड्रेस पे हिट करेगा? 10.1.0.4 पे। और आपने कर दिया ओके। ठीक है, अब ये रिकॉर्ड बन गया। आ गया यहाँ पे रिकॉर्ड। अब वो आपने जो टेक्निक लगाई है वो चल जाएगी। अब कोई भी लिखेगा vm1.pankaj.com, चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक मेथड। याद करो मैंने आपको दूसरा मेथड भी बताया था, ये वाला ऑटोमेटिक होस्ट नेम रिकॉर्ड मैनेजमेंट। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। चलिए इसको देखते हैं क्या है ये। सपोज करो, ये मैं रिकॉर्ड डिलीट कर देता हूं। सपोज करो मेरे पास इस नेटवर्क के अंदर 20 वर्चुअल मशीन्स है। कितनी है? 20। अब एक एक मशीन का अगर मैं रिकॉर्ड बनाने बैठूंगा तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पर ऑटोमेटिकली चाहता हूं कि जो भी मेरे नेटवर्क के अंदर वर्चुअल मशीन्स हैं उनके रिकॉर्ड अपने आप बन जाए। मुझे मेहनत नहीं करनी, अपने आप बन जाए। तो उस केस में यहां पे देखो मेरे पास लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन है वर्चुअल नेटवर्क लिंक्स। मैं इस पे क्लिक करूंगा और ऐड पे क्लिक करूंगा। लिंक का कोई भी नाम दे दो, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया लिंक ए। अपना सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट करो और वर्चुअल नेटवर्क सिलेक्ट करो। यही था ना मेरा वर्चुअल नेटवर्क। और ये है ऑप्शन वो वाला, एनेबल ऑटो रजिस्ट्रेशन। अगर आप इसको चेक कर देते हो तो आपके इस एंटायर नेटवर्क के अंदर जितनी भी मशीन्स हैं उनके अपने आप रिकॉर्ड्स बन जाएंगे। तो ये देखो इस मैजिक को देखते हैं। एनेबल ऑटो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया और ओके कर दिया। अभी क्या होगा, इसको 1 मिनट लग सकता है लिंक एनेबल करने में, बट मैजिक यहाँ पे ये होगा कि वो जो एंट्री है, वो जो रिकॉर्ड है, वो अपने आप बन जाएगा गाइस। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक होस्ट नेम रिकॉर्ड मैनेजमेंट। जब हमारे पास बहुत सारे मशीन्स हो और आपको उसको डीएनएस में ऐड करना हो, तो मैनुअल इंटरवेंशन या मैनुअल एफर्ट की कोई जरूरत नहीं है। आपका ये जो वर्चुअल नेटवर्क लिंक है ये ऑटोमेटिकली रजिस्टर कर देगा आपकी मशीन को आपके डीएनएस के साथ। तो जैसे ही ये इंप्लीमेंट हो जाता है मैं ओवरव्यू पे जाऊंगा और आप नोट करेंगे कि जो रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली बना होगा। राइट? ओके, लिंक बन गया। यहाँ पे देखो लिंक बन गया ना। अब यहाँ पे ओवरव्यू पे जाओ और ये देखो मैजिक अपने आप आ गया। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो रिकॉर्ड डिलीट कर दिया था। यहाँ पे अपने आप रिकॉर्ड आ गया। अब अगर मैं अपने सेम मशीन पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा से http://vm1.pankaj.com। अगर मैं एंटर करता हूं तो अब वेब पेज खुल गया, पहले नहीं खुला था।
अब कैसे खुल गया? बिकॉज इस नेटवर्क के अंदर मैंने डीएनएस में जाके एक रिकॉर्ड ऐड कर दिया, ये बना। मैं और भी रिकॉर्ड ऐड कर सकता हूँ, VM1 की जगह हेलो लिख सकता हूँ, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो वो मेरा एक तरह से हो जाएगा सेकेंडरी डोमेन। तो यहाँ पे मैंने रखा VM1 जो कि मशीन का नाम है .pankaj.com, और ये हमारा हो गया प्राइवेट डीएनएस। अब मेरे नेटवर्क के अंदर जो भी यूजर्स होंगे, किसी ने भी इस वेबसाइट को एक्सेस करना है, वो सिर्फ vm1.pankaj.com लिखेगा और वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी। क्लियर है गाइस ये वाला टॉपिक? यस और नो इन द चैट बॉक्स। ओके, वेरी गुड, perfect, right? So this was the private DNS. Configure the DNS settings in Azure, हम लोग ये कर चुके हैं प्रैक्टिकल अभी अभी, राइट? फिर आता है हमारे पास क्रॉस वीनेट कनेक्टिविटी विद पियरिंग। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम सबको पता है भाई, अगर दो अलग अलग नेटवर्क्स हों तो वो एक साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये देखो, इसको ना ऐसे डिलीट कर देते हैं। हाँ, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, राइट? तो इसको थोड़ा सा हम लोग राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, इसको राइट साइड पे रख लेते हैं। देखिए, दो अलग अलग नेटवर्क्स हैं आपके पास, ठीक है? अब ये डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, मतलब पब्लिक नेटवर्क पे कर सकते हैं, इंटरनेट पे कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट नेटवर्क पे ये कम्युनिकेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के जो नेटवर्क्स हैं वो एंटायरली डिफरेंट है। मानते हो ना इस चीज को? दोनों के जो नेटवर्क्स है वो एंटायरली डिफरेंट है। ये 10 की रेंज है, ये 11 की रेंज है। कैसे कम्युनिकेट करेंगे प्राइवेटली? वेल, अगर आप चाहते हो कि ये दोनों नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट करें, वो भी किस पे? प्राइवेट नेटवर्क पे, तब आपको एनेबल करना पड़ेगा वीनेट पियरिंग। वीनेट पियरिंग से क्या होगा? ये दोनों नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट करेंगे, और जो कम्युनिकेशन होगी वो किस पे होगी? वो होगी माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन नेटवर्क। जो कम्युनिकेशन होगी वो माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन नेटवर्क के ऊपर होगी, जिसको हम एज्योर का प्राइवेट नेटवर्क भी बोलते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन है गाइस, प्लीज इसको मार्क कर लो कि ये जो बैक एंड पे कम्युनिकेशन होती है वीनेट पियरिंग के बाद, ये कैसे होती है? जो कम्युनिकेशन होती है वो माइक्रोसॉफ्ट या फिर एज्योर बैकबोन नेटवर्क के ऊपर होती है। कोई भी नाम ले लो, दोनों सही है। आइदर से माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन नेटवर्क और से एज्योर बैकबोन नेटवर्क, दोनों सही है। ठीक है, तो यही हमें एनेबल करना है। हमें प्राइवेट नेटवर्क पे कम्युनिकेशन एनेबल करनी है, एंड दैट कैन बी डन विद वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग। सो लेट्स डू इट, राइट? चलिए, यहां पर हम लोग पहले समझते हैं कि पेयरिंग कितने प्रकार की होती है। दो तरह की होती है। एक है हमारी ग्लोबल वीनेट पेयरिंग और एक है हमारी रीजनल वीनेट पेयरिंग। दोनों की कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इसके नाम में फर्क है। अगर दोनों नेटवर्क्स एक ही रीजन को बिलोंग करते हैं, लेट्स से वेस्ट यूएस, तो ये हो गया रीजनल वीनेट पेयरिंग। अगर दोनों नेटवर्क्स लेट्स से अलग अलग रीजन को बिलोंग करते हैं, ये हो गया वेस्ट यूएस, ये हो गया हमारा ईस्ट यूएस। अगर अलग अलग रीजन्स हैं तो उसको बोला जाएगा ग्लोबल वीनेट पेयरिंग। अभी आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी कर सकते हैं, दोनों में कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं है। सो वीनेट पेयरिंग connects two Azure virtual networks. There are two types of pairing, regional and global, right? ये देखो, paired networks use the Azure backbone for privacy and isolation. मतलब ये Azure backbone का नेटवर्क यूज करते हैं आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए। You can also pair across subscription and tenants. एंड ये बहुत बड़ा इंटरव्यू क्वेश्चन है गाइज, ये वाला। VNet peering is non-transitive in nature. प्लीज 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 इसको स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। VNet peering is non-transitive in nature. That means
वीनेट पियरिंग सिर्फ 2 नेटवर्क तक ही सीमित है, उससे आगे नहीं जा पाएगी। राइट मतलब अगर आप इन दोनों के बीच में वीनेट पियरिंग को एनेबल करते हैं, वीनेट 1 और वीनेट 2 के बीच में अगर आप पियरिंग एनेबल करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसके साथ आप वीनेट 3 भी लगा देंगे और उसके साथ भी पियरिंग हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ 2 नेटवर्क्स तक ही सीमित है, उससे ऊपर नहीं जा पाएगी। सो वीनेट पियरिंग इज नॉन ट्रांजिटिव इन नेचर। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, अगर आपको एक्सटेंड करना है तीसरे नेटवर्क में तो क्या कर सकते हैं? ये डायग्राम देखो हमारे पास। इस डायग्राम को अच्छे से देखना। हमारे पास वीनेट ए है, हब वीनेट है और वीनेट बी है। वीनेट ए और हब वीनेट की पियरिंग हुई हुई है, वीनेट बी और हब वीनेट की पियरिंग हुई हुई है। मतलब अभी वीनेट ए और वीनेट बी आपस में बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नॉन ट्रांजिटिव इन नेचर है ये, मतलब ये सिर्फ 2 नेटवर्क्स तक ही रहेगी, उससे आगे नहीं जा पाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसको एक्सटेंड करना है देन यू हैव टू यूज समथिंग नोन एज गेटवे ट्रांजिट। गेटवे ट्रांजिट हमारे वीनेट पियरिंग के अंदर ही ऑप्शन होता है, जो क्या करता है, कनेक्शन को बाईपास करने में हेल्प करता है। अगर हमने गेटवे ट्रांजिट को अलाउ कर दिया तो क्या होगा, वीनेट ए वीनेट बी से बात कर पाएगा। कम्युनिकेशन कैसे होगी? पहले कम्युनिकेशन जाएगी हब वीनेट पे, फिर कम्युनिकेशन जाएगी यहां से वीनेट बी पे, पर ये दोनों बात कर पाएंगे आपस में प्राइवेट नेटवर्क पे। दैट इज नोन एज अलाउ गेटवे ट्रांजिट। Okay, no VPN gateway is required in the peered virtual network. That is fine. And default VNet peering provides full connectivity. मतलब अगर आप एक नॉर्मल VNet peering भी परफॉर्म करते हो, वो आपको फुल कनेक्टिविटी ऑप्शंस देगी। ऐसा नहीं कि आपको पार्शियली ऑप्शंस मिलेंगे, पूरे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। सो अगर आपको VNet को एक्सटेंड करना है, यू हैव टू एनेबल समथिंग नोन एज गेटवे ट्रांजिट। ओके, चलिए वीनेट पियरिंग को बना के देखते हैं। हमें सिर्फ 2 ऑप्शंस के साथ छेड़छाड़ करनी है। एक है अलाउ वर्चुअल नेटवर्क एक्सेस सेटिंग्स और दूसरा है कॉन्फ़िगर फॉरवर्डेड ट्रैफिक सेटिंग्स। अब इसकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं प्रॉपरली एक वर्चुअल मशीन बनाऊंगा अलग रीजन के अंदर। तो एक मेरी मशीन बनी है वेस्ट यूएस के अंदर, आप लोगों ने देख भी लिया है, बड़े अच्छे से चल रहा है, राइट। अब मैं एक वर्चुअल मशीन बनाऊंगा ईस्ट यूएस के अंदर। तो चलिए देखते हैं। तो ये मेरा हो गया सब्सक्रिप्शन रिसोर्स ग्रुप, और यहाँ पे लेट्स से मैंने बोल दिया वीएम ईस्ट। मैं इसको ईस्ट यूएस में बनाने वाला हूँ, इसलिए मैंने वीएम ईस्ट नाम रख दिया। ये देखो ईस्ट यूएस में बना रहा हूँ मैं। सब कुछ ठीक है। एंड यहाँ पे राइट, नेक्स्ट पे क्लिक किया, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक किया। मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरा नेटवर्क सेम ना हो। तो मेरा नेटवर्क अलग आ रहा है, यहाँ पे 10.0 की जो रेंज है वो आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मैं चाहूँ तो एक नया नेटवर्क ले लेता हूँ यहाँ पे, लेट्स से 10.10.0.0/16। सॉरी 0.0/24। ठीक है जी, ओके पे क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। राइट, अब यहाँ पे रिव्यू एंड क्रिएट, एंड फाइनली हम यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे जो कि एंटायरली डिफरेंट रीजन की है। और हम लोग क्या करेंगे, इस वर्चुअल मशीन से हमारे जो pankaj.com वाला वेब सर्वर है उसको एक्सेस करेंगे, और देखते हैं बाय डिफॉल्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता। पंकज वाला वेब सर्वर कहाँ पड़ा हुआ है? वेस्ट यूएस के अंदर। मैं मशीन कहाँ बना रहा हूँ? ईस्ट यूएस के अंदर। तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों एक दूसरे को एक्सेस नहीं कर सकते ऑन द प्राइवेट नेटवर्क। प्लीज नोट दिस टर्म, मैं प्राइवेट नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। एक बार ये कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि पहले ये काम नहीं करेगा, पर जैसे मैं वीनेट पियरिंग को एनेबल कर दूंगा साथ ही में ये काम करना शुरू कर देगा विद इन सेकेंड्स। दैट विल बी नोन एज वीनेट पियरिंग। चलिए देखते हैं। तो वीएम बनने का वेट करते हैं थोड़ा सा।
Okay, there is another question, how to do subscription or tenant peering. Okay, I will tell you that as well. एक बार ये वाला कर लें, फिर वो भी बताता हूँ आपको. ओके, वी एम रेडी. गो टू द रिसोर्स. हमारा पब्लिक आईपी यहाँ पे उठा लेते हैं और हम लोग यहाँ पे चलेंगे. MSTSC पब्लिक आईपी पेस्ट किया. चलिए, अब जो हमारा वो था पुरानी वाली मशीन थी, उसका आईपी था 10.1.0.4, है ना. इसका 10.10.0.4 है. तो दोनों के डेफिनेटली नेटवर्क्स अलग हैं. नेटवर्क्स क्या, इवन मैं बोलूंगा कि रीजन ही अलग है. तो क्या अब ये काम कर पाएगा? चलिए देखते हैं. तो सर्वर मैनेजर को लोड होने देते हैं यहाँ पे. जो फर्स्ट रन होता है मशीन का, वो थोड़ा सा स्लो होता है. मैंने ये मशीन्स पहले से इसलिए प्रिपेयर नहीं करके रखी क्योंकि आज पहली क्लास थी, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ दिखाना चाहता था. नेक्स्ट टाइम ये जो मशीन्स हैं ये पहले से ही बना के रखूंगा, ताकि थोड़ा सा हमारा टाइम सेव हो जाए. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकल सर्वर है. मैं लोकल सर्वर पे क्लिक करता हूँ. लोकल सर्वर पे क्लिक करने के बाद ये जो इंटरनेट की सिक्योरिटीज है ना, इसको ऑफ कर दूंगा, बस दैट्स इट. तो चलिए मैं अपने एक्सप्लोरर पे चलता हूँ अब, जो कि बहुत ही पुराने ज़माने का एक्सप्लोरर है. बट कोई बात नहीं, इसको ओपन करके देखते हैं हमारी वेबसाइट को. तो अभी कोई पीरिंग नहीं है गाइस, दोनों अलग अलग रीजन में है, दोनों के नेटवर्क्स टोटली अलग हैं. तो चलिए यहाँ पे साइट को ओपन करते हैं. मैं यहाँ पे लिखूंगा http:/10.1.0.4. एंटर किया. वेट करते हैं थोड़ा सा. ये टोटली डिफरेंट नेटवर्क है, तो वो नहीं चल पाएगा. आ गया, एरर आ गया. अब मैं इसको बंद कर रहा हूं. अब हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में वीनेट पियरिंग को एनेबल करेंगे. इतना सिंपल है ना, मतलब क्या ही बताऊं. तो आप यहाँ मेन्यू में जाएंगे और वर्चुअल नेटवर्क्स में चले जाइए. अब आपने दो नेटवर्क्स के बीच में पेयरिंग करनी है. एक डेमो वीनेट है और एक डेमो 123 वीनेट है. आपने दोनों के बीच में क्या करनी है, पेयरिंग करनी है. अब किसी भी एक नेटवर्क के अंदर चले जाइए. लेट्स से मैं डेमो वीनेट के अंदर चले जाता हूं. राइट. अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा तो लेफ्ट साइड पे मेरे को ऑप्शन नजर आएगा पेयरिंग्स. तो मैंने ये क्लिक कर दिया, पेयरिंग्स. अब मैं क्लिक करूंगा ऐड पेयरिंग्स पे, और यहां पर पेयरिंग का लिंक नेम दे दो. मैंने यहां पे दे दिया पेयर ए. ठीक है. मैं कौन से नेटवर्क कार्ड पे हूँ, डेमो वीनेट के ऊपर हूँ. मुझे किसके साथ पेयर बनाना है, डेमो 123 वीनेट के साथ. तो मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा पेयर बी, या कोई भी नाम लिख दो. और नीचे जो आपका वर्चुअल नेटवर्क है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, डेमो 123. क्योंकि आप हो डेमो वीनेट, आपका पार्टनर है डेमो 123 वीनेट. ठीक है. आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दो. पेयर बन गया, यहां भी बन गया, वहां भी बन गया. मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत. मैं बस आपके सामने दोबारा से वर्चुअल मशीन पे जाऊंगा जो नई बनाई थी. यहाँ पे एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 10.1.0.4. एक बार इसका जो कैशे है वो क्लीन कर लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, सीधे लिख देते हैं vm1.pankaj.com. यहाँ पेयर बन गया.
दैट्स इट। एंड दूसरी साइड पे पेयर बना के नहीं बना, डेमो 1 2 3, पेयरिंग तो एकदम फर्स्ट क्लास है, चकाचक है। तो एक बार जो इंटरनेट की प्रॉपर्टीज है उसको क्लीन कर लेते हैं एक बार। देखिए वेब सर्वर खुल गया, प्राइवेट पे खुल गया। मैंने कुछ नहीं किया, जो कैशे नहीं होता पुराना पड़ा हुआ, उसको मैंने क्लीन कर दिया इंटरनेट की प्रॉपर्टीज में जाके। आपके सामने है कि भले ही मेरा आईपी देखो कौन से नेटवर्क का है, 10.10.0.4, फिर भी ये दूसरे नेटवर्क को प्राइवेट स्पेस में, प्राइवेट एड्रेस स्पेस को लेके ओपन कर पा रहा है। कैसे पॉसिबल है ये? बिकॉज ऑफ वर्चुअल नेटवर्क पियरिंग। अगर पियरिंग नहीं है तो ये काम नहीं पॉसिबल हो सकता। अब ये सारी कम्युनिकेशन माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन नेटवर्क के ऊपर हो रही है, मतलब ये टोटली सेफ है, टोटली सेफ कम्युनिकेशन है। दिस थिंग इज नोन एज वर्चुअल नेटवर्क पियरिंग। ऑल राइट, ये जो एक्सरसाइज है ये हम लोग कर चुके हैं, राइट right?